कॉम डिजिटल के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। खालिस्तान तहरीक क्या है और कनाडा इसका मरकज कैसे बना? भारत के बाद आज सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा में मुकीम है। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 1971 में ये तादाद तकरीबन 35,000 थी, जो अगले 10 बरस में 67,000 और 1951 में तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गई। भारत और कनाडा के दरमियान हालिया तनाव बज़ाहिर अलहदगी पसंद तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की वजह से पैदा हुआ है, मगर इसकी जड़ें माजी में दूर तक फैली हुई हैं। अगर महज हालिया वाकयात पर नजर दौड़ाई जाए तो 2015 में जस्टिन ट्रूडो के पहली बार वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल तनाज़ात जन्म लेते रहे हैं। 2017 में ट्रूडो की खालसा परेड में शिरकत हो या 2020 में भारत के अंदर किसान तहरीक से उनका इजहार हमदर्दी या रवां बरस ओंटारियो में इंदिरा गांधी के कत्ल की मंजरकशी हो, भारत ने ऐसे वाकयात को खालिस्तान तहरीक से जोड़ते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 2017 में कनाडा के वजीर दिफा और खालिस्तान तहरीक के हामी हरजीत सजन भारत आए तो पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। 2018 में जस्टिन ट्रूडो ने भारत का दौरा किया तो उनके इस्तकबाल के लिए एक जूनियर वजीर को भेजा गया। ये भारत का ट्रूडो से नाराजगी का इजहार था। कनाडा के 16 गुरुद्वारों ने दिसंबर 2017 में भारत के सफारती अमले और मुंतखब नुमाइंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। ऐसे तमाम वाकयात कनाडा में सिखों और खालिस्तान तहरीक के बढ़ते असर और रसूख की अक्कासी करते हैं। कनाडा इसे आज़ादी इजहार और बेजरर सियासी सरगर्मियों से तशबीह देता है, जबकि भारत के नजदीक ये उनकी मुल्की सालमियत के लिए खतरा है, जिसके सबब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में दरार गहरी होती जा रही है। लेकिन ये खालिस्तान तहरीक क्या है और अगर ये भारत में आजाद सिख रियासत का मुतालबा करती है, कनाडा कैसे बना? आइए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। 1947 के बाद सिखों की शनाख्त का मसला और पंजाबी सूबा तहरीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920 में अपनी सालाना मीटिंग में वादा किया था कि आजादी के बाद जबान की बुनियाद पर रियासतें कायम की जाएंगी। ये वादा 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में शामिल है। मुसन्निफ J.S. गरीवाल अपनी किताब द सिख्स ऑफ पंजाब में लिखते हैं, 1947 में पंजाब की तकसीम के बाद सिख उन इलाकों में अक्सरियती आबादी तकरीबन 60% बन गए जो आज भारतीय पंजाब का हिस्सा हैं। इस नई समाजी व सियासी शनाख्त ने उन्हें कांग्रेस के सामने मुल्क के अंदर अलग रियासत के मुतालबे की बुनियाद फराहम की। उस वक्त इंतजामी बुनियादों पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कायम की गई थी। सिखों ने उसे मुस्तरद करते हुए जबान की बुनियाद पर अलग सूबे का मुतालबा किया। 1950 की दहाई में पंजाबी सूबा तहरीक जोर पकड़ती गई। 1955 में सेक्शन 144 का नफाज करते हुए पंजाबी सूबे के हक में लगने वाले नारों पर पाबंदी आयद कर दी गई और सिखों के नुमाइंदा रहनुमा मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे तहरीक मजीद जोर पकड़ गई। इस दौरान कांग्रेस का मौकफ रहा कि अगर जबान की बुनियाद पर पंजाब को अलग शनाख्त दी गई तो छोटी छोटी लसानी इकाइयां भी ये मुतालबा करने लगेंगी। एहतजाज, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन और मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1966 में इंदिरा गांधी ने सिखों का मुतालबा तस्लीम करते हुए उन्हें अलग सूबा दे दिया। गरीवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि तब खालिस्तान या अलग खुदमुख्तार रियासत का तस्वर नहीं था। उसकी एक मिसाल 1962 की चीन भारत जंग है। इस जंग के दौरान सिखों ने दिफाई चंदे में 2 करोड़ रुपए जमा करवाए। पंजाबी सूबा तहरीक के मुसन्निफ करनैल सिंह दोद के मुताबिक 1962 और 1965 की जंगों में सिखों की वफादारी के बाद कांग्रेस के जहन में अगर शकूक शुबात थे तो वो भी खत्म हो गए। इन वाकयात ने इंदिरा गांधी को नए सूबे की तश्कील पर माइल किया, मगर इसके बावजूद सिख खुश नहीं थे। करनैल सिंह के मुताबिक चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल होना था, मगर हरियाणा वाले इस पर तैयार न थे। यूं चंडीगढ़ को दोनों का मुश्तरका कैपिटल बना दिया गया। बाद में सिखों के मुतालबात में चंडीगढ़ हमेशा नुमाया रहा। खालिस्तान तहरीक कैसे शुरू हुई? 1967 और 1969 के इंतखाबात में कांग्रेस को पंजाब से बुरी तरह शिकस्त हुई। ये वो वक्त था जब पंजाबी सूबा तहरीक चलाने वाली समाजी व सियासी जमात श्रोमणी इकाई दिल की मकबूलियत आसमान को छू रही थी। ये सूरत हाल कांग्रेस के लिए तशवीशनाक थी। ताहम बांग्लादेश के क्याम से इंदिरा गांधी दोबारा भारत में मकबूल हुई और 1972 में पंजाब के अंदर कांग्रेस जीत गई। ज़ेल सिंह वज़ीर आला मुंतखब हुए, मगर 1977 के इंतखाबात एक बार फिर कांग्रेस के लिए भयानक ख्वाब साबित हुए।
वो 117 के ऐवान में महज 17 नशिस्तें जीत सकी। नामवर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि ज़ैल सिंह और संजय गांधी ने इकाई दिल की ताकत तोड़ने के लिए सिखों में नया संत लॉन्च करने का फैसला किया। कुलदीप नायर के बकौल संजय और खास तौर पर ज़ैल सिंह जानते थे कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रताप सिंह कैरोन ने अकालियों का कैसे मुकाबला किया था। कैरोन ने अकाली लीडर मास्टर तारा सिंह के खिलाफ संत फतेह सिंह को खड़ा किया था। अब संजय गांधी और ज़ैल सिंह ने करनैल सिंह भंडारावाला मैदान में उतार दिया। जीबीएस सिद्धू भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के मुलाजिम रहे हैं। उन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामी किताब में भंडारावाला को कांग्रेस का सियासी एजेंट करार दिया है। वो लिखते हैं कि कांग्रेस की प्लानिंग अकबरवन रोड पर इंदिरा गांधी के दफ्तर एक गैंग के हाथ में थी, जिसमें संजय गांधी, ज़ैल सिंह और कमलनाथ जैसे लोग शामिल थे। ये भंडारावाला के जरिए एक तरफ सिखों के दरमियान तफरीक डालना चाहते थे तो दूसरी तरफ खालिस्तान का मसला पैदा करके हिंदुओं को खौफजदा करना चाहते थे। मकसद बस आइंदा इलेक्शन जीतना था। तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। जीबीएस सिद्धू अपनी किताब में आगे चलकर लिखते हैं कि ज़ैल सिंह भंडारावाला से मुतमईन न थे। उन्होंने ऑपरेशन 2 का आगाज किया, जिसके तहत 1978 में दिल खालसा की बुनियाद रखी, जिसने खालिस्तान का मुतालबा किया। दिल खालसा की पहली मीटिंग रूमा होटल में हुई। मीटिंग के इखराजात 600 रुपए बने, जो ज़ैल सिंह ने अदा किए। कुलदीप नायर लिखते हैं कि दिल खालसा की करारदाद में कहा गया था कि मरकज के पास दिफा, अमूर, खारजा और करेंसी होगी। बाकी तमाम मामलात में खालिस्तान की रियासत आजाद और खुद मुख्तार होगी। भंडारावाला की मकबूलियत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। 1982 में वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मुंतकिल हो गए। मुसन्निफ सी के महमूद अपनी किताब Y6 फाइट में लिखते हैं कि भंडारावाला ने वहाँ एक इम्तियाजी हुकूमत कायम कर दी। वो लोगों के फैसले करने लगे। उन जैसा एहतराम तब किसी और शख्सियत का ना था। उनके असलाह बर्दार जानिसार हर वक्त उनके इर्द गिर्द होते थे। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर अपनी किताब माई ईयर्स विद गांधी में ऑपरेशन सनडाउन का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए भंडारावाला को अकाल तख्त से हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जाना था। इंदिरा जी ने कहा कि ऐसे तो बहुत खून खराबा होगा, यूं इस ऑपरेशन की इजाजत ना दी गई। जीबीएस सिद्धू कहते हैं कि कमलनाथ और ज़ैल सिंह नहीं चाहते थे कि भंडारावाला को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। वो खौफजदा थे कि पसे पर्दा साजिशें बेनकाब ना हो, इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंसूबाबंदी ऐसे की गई कि ज्यादा से ज्यादा खून खराबा हो और शोर मचे, ताकि खालिस्तान का मामला मजीद गर्म हो और कांग्रेस को फायदा हो। जून 1984 की एक शाम गोल्डन टेम्पल को फौजी दस्तों ने घेर लिया और एक खूनी ऑपरेशन का आगाज हुआ, जिसमें टैंकों का भी इस्तेमाल हुआ। इस ऑपरेशन के नतीजे में भंडारावाला समेत 492 लोग मारे गए, जबकि इस दौरान भारतीय फौज के 83 फौजी हलाक और 42 जख्मी हुए। अपने इंतहाई मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले से सिखों के जज्बात शदीद मजरूह हुए। फौजी ऑपरेशन तो कामयाब रहा, मगर इससे सिखों और हिंदुओं के दरमियान ना खत्म होने वाली दूरियां पैदा हो गईं। ऑपरेशन की मंसूबाबंदी में यह भी शामिल था कि इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी से तमाम ऐसे सिपाहियों को हटा दिया जाएगा जिसका ताल्लुक सिख मजहब से है। मरखीन आज भी हैरत का इजहार करते हैं कि इस जाब्ते को कैसे पामाल किया गया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी घर से दफ्तर के निकली तो 2 सिख सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। शाम तक पूरे भारत में ये खबर फैल चुकी थी। जवाब में कई रोज तक हिंदुओं के हाथों सिखों का कत्लेआम होता रहा और महज दिल्ली में 3000 सिख मौत के घाट उतार दिए गए। अगले कई बरस पंजाब में सर्च ऑपरेशंस और सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। इसके बावजूद अलहदगी पसंद अनासिर खासे मजबूत रहे। 1987 से 1992 तक मुसलसल 7 बरस पंजाब में सदारती राज नाफिज रहा। मुबस्सिर के मुताबिक रियासी इंतखाबात इसलिए नहीं होने दिए गए क्योंकि दूर दूर तक कांग्रेस की जीत का इम्कान न था। पंजाब की पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 1981 से 1993 तक खालिस्तान तहरीक के हवाले से होने वाले 12 साल तवील और पुरतशद्दुद वाक़यात में 21,496 अफराद अपनी जानों से महरूम हुए। कनाडा खालिस्तान तहरीक का मरकज कैसे बना? भारत के बाद आज सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा में मुकीम है। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 1971 में ये तादाद तकरीबन 35,000 थी, जो अगले 10 बरस में 67,000 और 1991 में तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच गई। 2021 तक ये तादाद 7.25 लाख तक पहुंच चुकी थी। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सबसे ज्यादा हिजरत 1980 की दिहाई में हुई। लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मुहक्किक डॉक्टर जस्टिस सिंह की किताब द आइडिया कंटेंट
फ्रेमिंग एंड रियलिटीज ऑफ सिख द रेडिकलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन इस मामले पर तफसील से रोशनी डालती है। वो लिखते हैं कि पहले बरतानिया में रहने वाले सिखों की जद्दोजहद स्कूलों और दफ्तरों में पगड़ी बांधने के हक के मुतालबे तक महदूद थी। यहाँ तक कि 1971 की जंग के दौरान उन्होंने भारत के लिए चंदा मुहिम भी चलाई। गोल्डन टेम्पल पर हमले और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों की नस्लकुशी ने बरतानिया में रहने वाले सिखों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो लिखते हैं कि यही कुछ कनाडा में हुआ। इक्का दुक्का वाकयात के सिवा कनाडा के सिख कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बने। उनके मुतालबात समाजी इंसाफ के जेल में आते हैं, इसलिए कनाडा ने उन्हें इंतहा पसंद या दहशतगर्द के बजाय सियासी कारकुन समझा। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कोगल बैन का भारत और कनाडा के ताल्लुकात के बारे में कहना है, अगरचे दोनों ताल्लुकात में दरार नहीं चाहते, लेकिन उन्हें गुज़श्ता चंद दिनों के वाकयात ने ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल से हाथ आएगा। हालिया कशीदगी ने कनाडा को भारत के साथ नए तिजारती मुआहदे पर बातचीत से दूर किया है, जो इस बात की अलामत है कि उनके ताल्लुकात इतने लचकदार और फूल प्रूफ नहीं हैं जितना बहुत से लोग चाहते हैं। अगरचे दोनों मुमालिक निस्बतन मामूली तिजारती शराकतदार हैं, लेकिन ये तिजारती मुआहदा दोनों के लिए मुलाजमतों और GDP के हवाले से खासा अहम है। गूगलमैन मजीद लिखते हैं कि इल्जामात से मगरब में मोदी की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मगरबी मुमालिक जमहूरियत की खातिर भारत को नजरअंदाज करेंगे, बिलखसूस ऐसे तनाजुर में जब चीन के खिलाफ भारत उनका अहम इत्तहादी है। अगरचे ताहाल दोनों मुमालिक के दरमियान सफारती तनाव उरूज पर है। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। नजरें अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस पर हैं कि वो अपने दोनों इत्तहादियों के दरमियान फासले को कम करने के लिए क्या किरदार अदा करते हैं।